राजस्थान में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशी कौन होगा, किसको मिलेगा टिकट, ये सारी चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम गलियारों तक हो रही हैं, आम चौपालों तक चल रही है। अब जब से कुछ नाम बिल्कुल सामने आ गए हैं, जो नाम पैनल बनकर आगे चले गए हैं आलाकमान के पास, अब सिर्फ नाम पर मोहर लगना बाकी है, तो ये चर्चाएं और भी ज़्यादा तेज हो गई है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दौसा सीट के प्रत्याशियों की, कांग्रेस से किसको मिलने वाली है टिकट और बीजेपी से कौन है उम्मीदवार, प्रबल दावेदार, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जब दौसा सीट की बात की जाती है तो ये सभी को मालूम है कि राजस्थान की ये हॉट सीट में से एक है, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा हम देख चुके हैं पिछले चुनाव में, और आने वाले चुनाव में हमको भी ये पता है कि इन्हीं का ही दारोमदार है, इन्हीं का ही सिक्का चलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी से किस पैनल को तैयार किया गया है, कौन कौन से है वो नाम। तो पहला नाम तो किरोड़ी लाल मीणा के भाई का ही है, जगमोहन मीणा, जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ही आप मान लीजिए सबसे ज़्यादा चर्चित नामों में से एक है। दूसरा नाम एक ब्राह्मण चेहरे को टिकट देने की जो कवायद चल रही है, जो बदलाव की नीतियां यहाँ पर दिख रही हैं कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती है कि वो कितना जाता है सही, उसमें शंकर लाल शर्मा का नाम सामने आ रहा है। और तीसरा नाम है नंदलाल का। जो ये तीनों नाम के पैनल हैं वो अलग अलग हैं। वो दलित चेहरा सामने आ रहा है नंदलाल जी के नाम से, तो ये जो ब्राह्मण चेहरा, दलित चेहरा और मीणा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से आपको कौन प्रबल दावेदार लग रहा है टिकट का? देखिए, ये पैनल बने हुए काफ़ी दिन हो गए थे, नंदलाल बंसीवाल से लेकर शंकर लाल शर्मा से लेकर और कहीं ना कहीं जगमोहन मीणा से लेकर पैनल में संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं बीजेपी के। ये बने हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन इन्हें पटल पे रखा गया, केंद्र में सामने रखा गया हरियाणा के चुनाव के बाद। इससे साफ जाहिर है कि हरियाणा के चुनाव में जो जो बीजेपी के प्लस पॉइंट्स हुए उन्हें इस चुनाव में लागू करते हुए किसी कैंडिडेट को चुना जाएगा। और जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन सारे पॉइंट्स को लागू करने की अगर कहीं पर है तो वो दौसा में है, क्योंकि दौसा में स्थिति बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है नहीं। किरोड़ी लाल मीणा बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़ किरोड़ी लाल मीणा की वजह से कहीं ना कहीं जितने भी पिछड़े और दलित वोटर्स हैं वो तमाम सारे लोग बीजेपी से काफ़ी नाराज़ हैं। ऐसे में अगर हरियाणा वाला फॉर्मूला बीजेपी अपनाती है तो गैर मीणा वोटर्स को टारगेट किया जा सकता है। और क्योंकि मीणा वोट बैंक, मीणा लीडरशिप, सब कुछ मीणा में हो जाता है जब, तो गैर मीणा वोटर्स जो होते हैं वो आहत महसूस करते हैं। उसी बात को इनकैश करके गैर मीणा वोट लिए जा सकते हैं वहाँ से, और बीजेपी इसके लिए शंकर लाल शर्मा को दे सकती है टिकट। ये एक काम वहाँ से किया जा सकता है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल तरीका हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट फेल भी हुए हैं बीजेपी के, तो जो परंपरागत वोट बैंक है, जहां परंपरागत राजनीति होती है, वहां पर अगर एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके फेल होने के पूरे चांसेस बन सकते हैं? देखिए, फेल होने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। दूसरी तरफ तो किरोड़ी लाल मीणा खुद नाराज चल रहे हैं। तमाम सारे पिछड़े वोटर्स ऑलरेडी नाराज़ है बीजेपी से, ये बात कई बार साबित हो चुकी है। तो कुएं में नहीं तो खाई में तो गिरना ही पड़ेगा और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हरियाणा के चुनाव ने काफ़ी माहौल बदला है, उस माहौल को इनकैश करने का सोचा जा सकता है और इसलिए एक दाव खेला जा सकता है कहीं ना कहीं दौसा में। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनको सिर्फ पाना ही पाना है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी दूसरी चीज़ ये कि जो गैर मीणा वोटर्स हैं वो ऑलरेडी ट्रेडिशनल वोट बैंक है बीजेपी का, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, ये सब वोट बैंक हैं। हालांकि जाट और राजपूत हल्का नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, लेकिन फिर भी कांग्रेस से तो ज़्यादा ही बीजेपी के करीब है वो, तो वो एक तरह से सेफ वोट बैंक है उनका।
बस ये बात होगी कि लोग इस असमंजस में पड़ेंगे कि जो बीजेपी इस बेल्ट के अपने सबसे बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा की नहीं हो पाई, वो हमारी क्या होगी। ये एक बात उनके दिमाग में आ सकती है। अब देखने वाली बात ये होती है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्या होता है। जी, ये तो हुई बीजेपी की बात। अब चलते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ, उनकी चर्चा करते हैं। तो जब कांग्रेस के उम्मीदवारों की हम चर्चा कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो मुरारी लाल मीणा जी की पत्नी और बेटी का नाम आ रहा है सामने। कहीं ना कहीं एक परिवारवाद का जो मैसेज है वो नहीं लगता आपको कि जाएगा ही जाएगा? देखिए, मुंह इन से दोनों तो के साथ। अभी तक मुरारी लाल मीणा साफ साफ मना कर चुके हैं कि ना तो वो अपने ड्राइवर, ना अपनी बीवी, ना अपने बेटी को चुनाव में उतारेंगे। लेकिन मुंह से कुछ बोलना और बाद में ये कह देना कि तो आलाकमान की चाहत थी, ये बहुत आम देखा गया है कांग्रेस में। और इसलिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो कहने भर को था कि मुरारी लाल मीणा अपनी पत्नी या बिटिया को नहीं उतारेंगे, क्योंकि अभी पैनल में सबसे बड़ा नाम उन्हीं का दिखाई दे रहा है। मुरारी लाल मीणा भी सचिन पायलट के पीछे ही थे। सचिन पायलट ने उनको ये तवज्जो दिलवाई। जाहिर तौर पर सचिन पायलट के पीछे थे, लेकिन 10 साल से वो लगातार कांग्रेस की तरफ से जीतते आ रहे हैं वहाँ से, कभी विधायक बतौर, कभी सांसद बतौर। इसके लिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर दारोमदार बड़ा है। और 10 साल में आप बहुत अपने कार्यकर्ता, बहुत समर्थक बना लेते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत टफ कंपटीशन है मुरारी लाल मीणा। और अगर उनकी बिटिया या पत्नी को उतारा जाता है तो वो उनके लिए जान लगा देंगे प्रचार में, ये भी माना जा रहा है। उसके अलावा जो कंटेंडर्स हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प हैं, उन पे भी बात की जा सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि सचिन पायलट का यहाँ पर सिक्का चलता ही है और उनकी मानी भी जाती है। आलाकमान उनका ओपिनियन भी लेता है। तो अगर सचिन पायलट के करीबियों की हम चर्चा करें तो जीआर खटाना वहाँ पर हैं और संदीप शर्मा एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभरे हैं, काफ़ी सालों से संगठन से जुड़े हुए हैं, पायलट के करीबी माने जाते हैं। तो ये नाम भी वहाँ पर चर्चा में हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक दलित आदिवासी महिला चेहरा होने के नाते ये सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है अगर मुरारी लाल मीणा जी के परिवार में से उनकी पत्नी में या बेटी में से किसी को टिकट मिलती है, या फिर कांग्रेस भी अपना एक्सपेरिमेंटल मूड इसमें दिखाएगी? देखिए, कांग्रेस के लिए एक्सपेरिमेंटल मोड दिखाना वैसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी वहाँ पर जीतती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहाँ मुरारी लाल मीणा और उनकी पत्नी को नहीं, उनकी पत्नी या उनकी बेटी को नहीं उतारा जाता और किसी और को उतार दिया जाता है, तो मुरारी लाल मीणा उतने तरीके से प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर संशय बनता है। और अगर उनको उतार दिया जाता है तो मुरारी लाल मीणा जान लगा देंगे, ये वाली भी बात है। लेकिन यहाँ टाइमिंग का खेल सबसे बड़ा आएगा, कौन पहले अनाउंस करता है कौन नहीं। क्योंकि अगर इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया तो बीजेपी नॉन मीणा वोटर अनाउंस कर सकती है, अगर इन्होंने मीणा प्रत्याशी अनाउंस कर दिया तो। लेकिन अगर पहले अनाउंस बीजेपी ने कर दिया, ऐसे में अपनी स्ट्रैटेजी को कांग्रेस चेंज करने का पूरा टाइम मिलेगा कांग्रेस के पास। और वो भी अगर नॉन मीणा फेस ला देती है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ऐसे में कौन पहले अनाउंस करता है, ये वाला खेल भी बहुत मायने रखेगा। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस गेम में कौन आगे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हम नरेश मीणा को नहीं भूल सकते, क्योंकि नरेश मीणा को अगर ये टिकट दे दिया गया तो जाहिर तौर पर मुरारी लाल मीणा उतना मन से काम नहीं करेंगे। और अगर नहीं दिया गया तो आंतरिक कलह भी लगभग तय। जी बिल्कुल, यहीं पे अगर नरेश मीणा की बात की ही जा रही है तो नरेश मीणा ने जिस तरीके से बगावत पहले वाले चुनावों में की थी, कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उनको शांत करने के लिए। अब किस तरीके से अगर यहाँ पे मान लीजिए परिवारवाद को दे दिया या फिर एक्सपेरिमेंट करके ब्राह्मण चेहरे को दे दिया जाता है तो फिर से एक बार नरेश मीणा को ठग लिया जाएगा, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। और उनकी भी फैन फॉलोइंग कोई कम नहीं है, छोटे किरूड़ी के नाम से मशहूर हैं वो दौसा में। और जिस तरीके से अपने समीकरण वो बनाते हैं उसी तेजी से वो बिगाड़ भी सकते हैं कांग्रेस के। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो बहुत ही वोलेटाइल रहे हैं और पिछली बार भी उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर मुरारी लाल मीणा के लिए काफ़ी उनके खिलाफ कैंपेन की थी, वो भी देखा गया है। इसलिए कांग्रेस यहाँ पर ये ज़रूर देखेगी कि कौन उनके पाले में रहेगा, कौन नहीं, किसकी बगावत की चांसेस कम है, ये ज़रूर देखी जाएंगी चीज़ें। और पास्ट हिस्ट्री भी ज़रूर देखी जाएगी। ऐसे में देखना ये होगा कि नरेश मीणा
पर कितना भरोसा कांग्रेस करती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट का कोई खास आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस उनके लिए क्या करती है, क्योंकि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वो रायता तो फैलाएंगे, और ये फैला हुआ रायता कांग्रेस कितना आसानी से समेटेगी, ये वाली भी देखने वाली बात होगी। अब जो भी होगा, जिसको मिलेगा टिकट, किसको मिलने वाला है, कौन होगा प्रत्याशी, और जीत का दारोमदार किसको देने वाली है पार्टियां, किसको देंगे अपना भरोसा, ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप दौसा से आते हैं, अगर आप इन चर्चाओं में शामिल होते हैं, तो बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना है इस मुद्दे पर। आपके अकॉर्डिंग कौन सा है वो प्रत्याशी जिसको मिलना चाहिए टिकट, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, रखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का, या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर, तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।